नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। नवग्रह पुराण के बुध ग्रह जन्म की तृतीय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर को सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए तृतीय श्रृंखला का आरंभ करते हैं। चंद्र ग्रह भी यहाँ पर साथ हैं, गुरु ग्रह गुरु पत्नी भी साथ हैं। तो जानते हैं, बात करते हैं बुध ग्रह की जन्म की तृतीय श्रृंखला के बारे में। तो आप सभी इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, तभी समझ में आएगा आपको। देखिए, दृष्टि घुमाकर आंदोलित हो चंद्र ने गुरु की ओर देखा। बृहस्पति की तीव्र दृष्टि उसे ही देख रही है। तुम्हारा मन पाठ पर नहीं है, बृहस्पति ने कहा। क्षमा करें गुरुजी, चंद्र ने लजाते हुए कहा। विद्यार्जन में एकाग्रता आवश्यक है, बृहस्पति ने सहानुभूतिपूर्वक कहा। सावधानी बरतो तारा, आज इंद्र सभा को जा रहा हूँ। पूजा समाप्त कर, बृहस्पति ने कहा। कब लौट कर आएंगे? तारा ने उनकी और ही देखते हुए कहा। रात्रि भोजन के समय तक आ जाऊंगा। वह चंद्र विद्यार्थियों को देख लेगा, बृहस्पति ने कहा। किसी न किसी को देखने की आवश्यकता है, वरना विद्यार्थियों की उद्दंडता को छोटे बच्चे ही तो हैं। तारा ने हंसते हुए कहा। तुम सावधान रहना देवी, पुंजिकस्थला से कार्य कराओ। अस्वस्थ दिख रही तारा को देखते हुए बृहस्पति ने कहा। ठीक है, आप क्षेमपूर्वक लौट आइए स्वामी, तारा बोली। नैवेद्य में रखे फलों को प्रभात वेला में ही अल्पाहार की तरह लेकर बृहस्पति चले गए। तारा वातायन के पास खड़ी हो देख रही है। विद्यार्थीगण कतार में बैठ मंत्र पठन कर रहे हैं। चंद्र उनके सामने खड़े होकर गुरुजी का प्रतिनिधित्व व्यवहृत कर रहा है। तारा के मन में तरह तरह के विचार छत्ते पर मधुमक्खियों के रेंगने की तरह उठ रहे हैं। विचारों के झटके से बाहर आई तो होठों पर मुस्कान चमकी, वातायन के पास से हट गई। तारा पानी के पात्रों के सामने खड़ी हुई, हंसते हुए एक पात्र को उठाया। बाहर आकर पात्र का पानी वृक्ष की जड़ों में डाल दिया। उस पात्र को वहीं रख अंदर जाकर दूसरा पात्र लाकर उस पानी को भी उड़ेल दिया। खाली हुए जल पात्रों को हंसकर तारा ने देखा। पुंजिका, तारा ने तेज आवाज़ दी। ए पुंजिकस्थला, कहाँ हो? यहाँ आओ। क्षण भर में पुंजिकस्थला वहाँ आई। माई बुलाया है? हाँ। जल पता नहीं क्यों दूषित है, जड़ों में डाल दिया है। नदी जाकर जल भर लाना, बालकों को पीने के लिए चाहिए ना। सभी पात्रों में भरा हुआ पानी चाहिए। ठीक है, वैसे ही लाऊंगी, कहते हुए पुंजिकस्थला ने पात्रों को उठा लिया। अपनी ओर आ रही गुरुपत्नी को देख विद्यार्थीगण ने मंत्र पठन रोक दिया। विद्यार्थियों की दृष्टि का अवलोकन कर चंद्र ने घूमकर तारा की ओर देखा। तारा उसकी ओर नहीं देख रही है। विद्यार्थियों के सामने खड़ी होकर तारा मुस्कुराई। आज गुरुजी नहीं है ना, आप सभी को मिलकर एक कार्य करना होगा। रसोई के लिए जलौना समाप्त हो रहा है। अरण्य में जाकर जलौना और समुदाय चुनकर लाइए। तुम सभी का नायक सनातन रहेगा, उसके कहे अनुसार करें। आज के लिए गुरुजी ने हमारा नायक चंद्र को निमित्त किया है। सनातन ने खड़े होकर विनयपूर्वक कहा। मुझे पता है चंद्र को आश्रम के उद्यान में थोड़े कार्य करने हैं। वह कार्य तुम सभी या मैं नहीं कर सकते हैं। तुम सभी अरण्य को जाओ। विद्यार्थी उत्साहित होकर उठे। चंद्र ने संदेह से तारा की ओर देखा। गुरुजी ने मुझे कौन सा कार्य नियोजित करना है मुझे पता है चंद्र।
गुरु शुश्रूषा जितनी मुख्य है, गुरु पत्नी सेवा भी उतनी ही मुख्य है। कहते हुए तारा उत्साहित होकर अरण्य जा रहे विद्यार्थियों को देखने लगी। चंद्र उसी की ओर देख रहा है। सामने से देखने पर जितनी सुंदर है, अन्य पक्ष से देखने पर भी उतनी ही सुंदर व आकर्षक है। पता नहीं क्यों सभी विद्यार्थियों की तरह तारा को माँ कहकर संबोधन करने का चंद्र का मन नहीं हुआ। जब से आश्रम में आया है तब से ही तारा अकस्मात उनकी ओर घूमी। उनकी हंसी माणिक वर्णीय वस्त्र को थोड़ा सा खोलकर मोतियों से दांत दिखाई दिए। चंद्र, तुम सभी की तरह मुझे माँ नहीं कह रहे हो, क्यों? चंद्र के मन की धड़कनें तेज हो गईं। तारा सामने के व्यक्तियों के विचारों को पढ़ सकती है क्या? बताओ क्यों? तारा ने हंसकर पूछा। क्या कहें, समझ नहीं पा रहा। चंद्र ने अपने सूखते होंठ गीले कर लिए। बताओ क्यों? उसके पीछे से आए ऊंचे स्वर के प्रश्न से तारा को ही देख रहा चंद्र हड़बड़ा गया। चंद्र ने भयभीत हो पीछे घूम कर देखा, कोई नहीं है। अभी अभी उनको उद्देश्य कर प्रश्न कर गया व्यक्ति कौन है? बताओ क्यों? तारा द्वारा पूछे गए प्रश्न को पुनः सुन चंद्र के कान पर्दे फट से गए। प्रश्न पूछ। सुग्गी के ऊपर वृक्ष के पत्तों में पंख फड़फड़ाए। तारा खिलखिलाकर हंस दी। तुमसे समाधान पाने तक वह सुग्गी पूछती ही रहेगी। चंद्र ने घबरा कर देखा। तारा ने हाथ बढ़ाकर चंद्र का हाथ पकड़ा। यहाँ रहने दो, वहाँ उद्यान में बताना, आओ, कहते हुए खींचा। चंद्र ने अपनी लार को गुटका। आओ चंद्र, तारा ने खींचते हुए कहा। आओ चंद्र, पेड़ पर से सुग्गी ने कहा। चंद्र हड़बड़ाकर एक बार हिल सा गया। कमल की पंखुड़ियों जैसे कोमल हाथ पड़े पास में खींच रहे हैं। आओ चंद्र, आओ। चंद्र कहते हुए रट लगाती पुकार उसका पीछा कर रही है। पता नहीं क्यों उसके कदम लड़खड़ाए। आओ, तारा ने घूम कर देख खींचते हुए ही हंसते हुए कहा। पीछे सुग्गी, आगे सुचारू रूपांगी। चंद्र को अप्रयत्न ही हंसी आ गई। आधी रात बीत गई। नींद न आने के कारण करवटें बदल रहा है वह। उसे उद्यान में खींच कर ले गई। तारा बंद आंखों में पुनः दर्शन दे रही है चंद्र को। आओ चंद्र कहकर आओ चंद्र कहकर उसके हाथ पकड़कर अपनी मोहनी चाल से थोड़ी ही दूर बाद दौड़ आरंभ कर दी। एक झाड़ी में फूस के बने मचान के समीप रुकी। तारा ने हंसी के साथ उसे देखा। उसके उच्छ्वास निश्वास चंद्र को दृश्य हो रहे हैं। सम्मोहनकारक है वह। उसके चेहरे पर श्वेत की बूंदें आ गईं। परिशीलन कर रहा है चंद्र। अरे रे, यह श्वेत बिंदु चेहरे पर दौड़े हो ना? ओहो, कहा। उसके चेहरे को देखते हुए तारा ने तुरंत अपने पल्लू से उसके चेहरे के पसीने को पोंछने लगी। उस पल्लू में लगी सुगंधित महक कमल के फूल से भासित कोमल हाथों के स्पर्श से चंद्र को मदावस्था में ले जा रही है। श्वेत बिंदु पुनः उभर आए। क्या इतना थक गए हो? तारा ने उसके चेहरे पर उभर आए श्वेत बूंदों को देख पूछा। चंद्र ने मौन ही रहकर उसे देखा। अपने मुख और शरीर पर श्वेत बिंदुओं के आने का कारण थकावट तो नहीं है, वह जान रहा है। संयोग से उद्यान में आ गए। चलो फूल तोड़ते हैं, क्यों? ठीक है ना? तारा ने कहा। ठीक है, चंद्र ने कुछ मुक्त होकर कहा। ठीक है, तुम उधर से, मैं इधर से, कौन अधिक तोड़ता है देखा जाए, तारा ने हंसते हुए कहा। सभी रंगों के फूल तोड़ना, ठीक है ना? चंद्र उद्यान में फूलों के पौधों के बीच जाकर फूल तोड़कर अपने अंग वस्त्र में डाल रहा है। उसके विचार अपना जाल बुन रहे हैं।
प्रत्येक फूल का स्पर्श चंद्र को तारा के शरीर का भान करा रहे हैं। चंद्र, कहाँ हो? यहाँ आओ। थोड़ी ही देर में तारा के शब्द स्वर कोयल के गीत जैसे उसके कानों में सुनाई दिए। चंद्र ने पीछे घूम उस पुकार की ओर कदम बढ़ाया। यहाँ फूलों की झाड़ियों में से तारा की पुकार आई। चंद्र ने रुककर चारों ओर देखा। तारा दिखाई नहीं दी। कहीं आँख मिचौली का खेल तो नहीं? चंद्र यहाँ झाड़ियों में। तारा के कंठ स्वर की हंसी चंद्र को जैसे आह्वान दे रही हो। चंद्र झाड़ियों की ओर चला। उस प्रदेश में पवन के झोंकों से झूले झूलकर सौरभ सम्मेलन कर गुदगुदा रहे हैं। थोड़ा सिर झुकाकर सुंदर व सुदृढ़ झाड़ियों से बने मंडप में घुस गया। उसको स्वागत स्वर दे रही तारा के हाथों की चूड़ियों बज उठी। दूसरे ही क्षण उस पर फूल बरसने लगे। उसके सामने खड़ी तारा ने कमर में कसे पल्लू को खोल उसमें रखे फूलों से वर्षा की। उसकी हंसी फूलों की वर्षा करते श्राप युक्त शब्दों से ध्वनित हो रही है। चंद्र ने आश्चर्य से देखा। ऐसे क्यों देख रहे हो? भगवान के लिए नहीं मैंने फूल तोड़े हैं, या तुम्हारे लिए है? कहते हुए वह हंसने लगी। तारा, तुमने किसके लिए तोड़े हैं बताओ तो जानूं। तारा के प्रश्न से चंद्र के कपोल पर स्वेद उभर आया। कहो ना चंद्र, किसके लिए? तारा को आप कहें कि तुम कहें। अभी तक निश्चय करने की स्थिति में न होने के कारण उसी के लिए कहने के भाव को व्यक्त करने के लिए सिर हिलाया। मेरे लिए ही तो करते क्यों नहीं पुष्पाभिषेक? तारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक क्षण रुको, ऐसे खड़े होकर नहीं, इस भंगिमा में खड़े होकर नहीं। तो चलिए, आज का बुध ग्रह के जन्म की तृतीय श्रृंखला बस यहीं तक। मिलेंगे अगली श्रृंखला के दौरान। तो आशा करता हूँ कि आपको बुध ग्रह के जन्म की यह श्रृंखला पसंद आ रही होगी। बहुत ही अच्छी श्रृंखला है, बहुत ही गुण श्रृंखला है। तो आप सभी जुड़े रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं नई वीडियो की सूचना के लिए। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट, अपना प्यार, अपना समर्थन बनाए रखिए हमारे यूट्यूब चैनल से। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी लोग श्रवण कर सकें नवग्रह पुराण के नवग्रह जन्म की कथाओं को। जय श्री सीताराम। आप सभी को हर हर महादेव।